तो हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं वाटहीन धारा के बारे में। चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा आपका वही चैप्टर है, बट टॉपिक आज अलग है। वाटहीन धारा के बारे में हम जानेंगे और ये जो वाटहीन धारा है इसकी परिभाषा ज़रूर ज़रूर पूछी जाती है। इसको आप इम्पोर्टेंट के रूप में सॉल्व करिए, क्योंकि ये आपका वाटहीन धारा एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, एकदम 100% श्योर की जैसे। ठीक है। और रही बात ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहा कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वाटहीन धारा भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताई जा रही है और एक आपको चौक कुंडली बताई जाएगी, वो भी आपको क्या है, एक वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके आगे आपको 3 लेक्चर और प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपका एक में अनुनादी परिपथ और ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। हर एक वीडियो में एक टॉपिक को बताया जाएगा, क्योंकि उसको इतने क्लियर से बताया जाएगा, क्योंकि वो सब भी वीडियो क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। और ये वीडियो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्यावर्ती जनित तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है। इस बार के लिए प्रत्यावर्ती धारा जनित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट ये चौक कुंडली भी एक इम्पॉर्टेंट से कम नहीं कह सकते। ठीक है। ये भी आपका चौक कुंडली भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और वाटहीन धारा तो आपके परिभाषा के लिए तो एकदम श्योर होता है। वाटहीन धारा परिभाषा के लिए श्योर होता है, बस इसके जो लेंदी प्रोसेस होता है, मतलब कि जो प्रूव करना है इसके लिए, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं कम, बट इसके डिफिनेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो देन हम जानते क्या है वाटहीन धारा क्या होती है। तो वाटहीन धारा की बात की जाए तो यदि आप मान लीजिए कि सपोज एग्जांपल आप देखिए, ठीक है, कि यदि मैं इस पे मार रहा हूँ, ठीक है, तो इस पे मारने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो हमने बल लगाया, ठीक है, तो उस बल का कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। तो वेस्ट चली गई। हाँ। तो उसी तरह जो धारा जा रही है, उसका यदि परिणाम क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसका परिणाम शून्य हो जाए, तो वो धारा वाटहीन धारा कहलाती है। ओके डन। और इसका एग्जैक्टली मतलब चाहिए तो आप देख सकते हैं, आपको डिफिनेशन शो हो रही है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा होगा कि यदि प्रत्यावर्ती धारा आर बहती है और शक्ति वह क्या होती है, शक्ति वह नहीं होती है, तो ऐसी धारा वाटहीन धारा कहलाती है। मतलब कि ऐसी धारा जिसका कोई परिणाम न निकले, वो धारा वाटहीन धारा कहलाएगी। ठीक है। और आपको मैंने एक वह शक्ति मतलब क्या कि प्रत्यावर्ती धारा में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में मैंने वह शक्ति के लिए एक फॉर्मूला प्रूव कराया था, जो कि आपके पास क्या था, वो आपके पास ये था, P बराबर VRMS IRMS cos फाई। ओके, ये था आपके पास फॉर्मूला, ये मैंने प्रूव कराया था। और रही बात ये, जब मैंने प्रूव कराया था तो यहाँ पे फाई की वैल्यू यदि मैं π/2 रखता हूँ, मतलब क्या, यदि फाई की वैल्यू मैं π/2 रखता हूँ, विभवांतर और धारा के बीच जो कलांतर है वो 90 डिग्री का हो, मतलब π/2 रहे, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, π/2, तो यहाँ क्या रखेंगे, VRMS इंटू IRMS cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, देन आपके पास P इक्वल क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये क्या हो गया, ये वाटहीन धारा के अंदर आ गया। ठीक है। अब बात करें, यदि मैं cos फाई इक्वल क्या ले लूँ, यदि मैं cos फाई के जगह पर मैं क्या लूँ, R/Z। ओके। यदि मैं cos फाई की जगह R/Z लूँ, मतलब क्या, शक्ति गुणांक, जैसा कि मैंने अगले लेक्चर में बताया, शक्ति गुणांक के लिए मैंने R/Z आपको प्रूव कराया था। ठीक है। R/Z, देन आपके पास क्या रहेगा यहाँ पर कि यदि यही फॉर्मूला ले, VRMS बराबर क्या होता है, V0/√2। ठीक है। तो P बराबर हम क्या राइट करेंगे, V0/√2 इंटू I0/√2 और इंटू cos फाई की वैल्यू क्या है, R/Z। ओके। देन आप जानते क्या है, V0 इक्वल क्या होता है, V0 आपके पास क्या होता है,
आई जेड होता है, ठीक है, आई जीरो जेड होता है, तो देन √2 की, और √2 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ओनली 2 आता है, ठीक है। और v0 के जगह मैं i0 और z रख दूं वैल्यू, और i0 पहले से ही है, इंटू r/z है, ओके। अब z से z क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, देन आपके पास p इक्वल क्या आ गया, हाफ i0 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा r, दैट्स ऑल, ओके। हाँ, अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्क्वायर है कि नहीं, ठीक, और यदि आप यहाँ पे i0 स्क्वायर है ना, तो यदि आप क्या करें, i0 स्क्वायर है और अपॉन में क्या है 2 है, तो 2 को हम क्या कह सकते हैं, √2 का स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं, ये स्क्वायर था और 2 को हम √2 का स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं, एकदम कह सकते हैं, ठीक है। तो देन जब हम इसको √2 का स्क्वायर कहेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i0 अपॉन v0, सॉरी √2 का स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर कह सकते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखिएगा नहीं, ठीक है। तो ये i0 अपॉन √2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, उसका वो स्क्वायर लगा दिया। अब i0 अपॉन √2 i/RMS के इक्वल है ना, तब यहाँ पे हम इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i/RMS और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, देन आपके पास क्या है यहाँ पे p इक्वल i/RMS, और यहाँ पे क्या इसका स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या ये r है, डन, देन सॉल्व क्वेश्चन, ओके। ये आपके पास हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसके जहाँ पे मैंने क्या रखा है, i/RMS, कैसे आया मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अब जानते हैं हम चौक कुंडली क्या होता है, इसको मैं इरेज करता हूँ और चौक कुंडली के बारे में बताता हूँ, डन। जैसा देख सकते हैं मैंने लिखा है, क्या है, चौक कुंडली, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये क्या होता है, इसमें इसका यूज कहाँ किया जाता है, सबसे पहला टॉपिक आप जानिए कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो इसका यूज जानिए कहाँ पे किया जाता है, कि आप मान लीजिए आपके पास कोई धारा, और वो धारा कैसी, दिष्ट धारा, ठीक है। दिष्ट धारा परिपथ में धारा के मान को क्या किया जाता है, कम करने के लिए हम कम करने के लिए हम किसका यूज कर देंगे, धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत ऊर्जा क्या होती है, प्रति सेकंड I²R, क्या I²R के रूप में अपनी ऊष्मा को क्या करती है, वो क्षय करती है। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, चौक कुंडली का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा को कम करने के लिए हम चौक कुंडली का यूज करते हैं। ये तो आप जानेंगे इसका यूज क्या होता है, ठीक है। अर्थात इससे क्या हुआ कि चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है, मतलब एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के मान को कम करने में तो यूज किया ही जाता है, परंतु ऊर्जा के ह्रास, मतलब क्या कि उस ऊर्जा के ह्रास और धारा की प्रबलता को कम कर देती है, और धारा को तो कम करेगा ही। अब जब धारा कम हुई तो उसकी ऊर्जा के व्यय होने की, मतलब ऊर्जा को जो ह्रास हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी तो डाउन होगा, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, वो आपके पास वो भी आपका कम हो जाएगा, ओके। देन हम जानते हैं क्या, चौक कुंडली की जैसा आप देख रहे हैं रचना लिखा है, और आपको इसके डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और ये रचना जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। तो आप जैसे डायग्राम आप देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, उसमें एक बल्ब लगा होगा, और क्या लगा, उसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगी है, उसमें चौक कुंडली है जिसको आप जान रहे हैं चौक कुंडली है, ठीक है, और उसमें लोहे की क्या लगी है, क्रोड लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जब हम क्या करते हैं कि आपके पास तो एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली है एकदम अच्छी बात है, ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली है,
और उसमें क्या वैद्युत रोधी तार है। कौन सा तार? वैद्युत रोधी तार, जो कि क्या गया उसमें लपेटा गया है, जो कि क्या लग गया है उसमें लपेटा गया है। और वो नर्म लोहे, क्या नर्म लोहे वक्रोड, क्या उसके ऊपर लपेट करके बनाए गए हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या है? लपेटा गया है उसको, तब लपेट करके उसको बनाया जाता है। और मोटे तांबे के तार वहाँ यूज किए जाते हैं। किसके? मोटे तांबे के तार जब यूज किए जाते हैं तो ओमी प्रतिरोध क्या होता है? नगण्य होता है। जब ओमी प्रतिरोध नगण्य होता है, बट यदि हम फेरों की संख्या ज़्यादा कर दें और नर्म लोहे का यूज कर दें तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर कुंडली का जो प्रेरक तो होगा ना, वो क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। कुंडली का जब प्रेरक तो ऊंचा हो जाता है तो प्रतिबाधा क्या होगी? ऊंचा होगी। क्यों? बट बिकॉज Z इक्वल आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, सॉरी ओमेगा एल का स्क्वायर, ये होता है ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो देन यदि आपके पास L जितना ज़्यादा होगा, प्रेरक तो जितना ज़्यादा करेंगे, प्रतिबाधा उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी, ऊंची होगी। जिसको हम इतना अधिक करेंगे तो ये भी क्या होगा? उतना ही ये ज़्यादा होगा। दैट्स फाइन। हाँ, और इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को कम किया जाता है। ओके, जो कुंडली के यूज करके, कि मतलब उसमें फेरों की संख्या कम कर दी जाती है ना। ठीक है, और यदि फेरों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो प्रेरक तो ज़्यादा रहेगा, तो प्रतिबाधा क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब प्रतिबाधा ज़्यादा होगी तो आप धारा के मान को तुरंत नियंत्रित कर लेंगे फट से। ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ, अब कैसे नियंत्रित कर लेंगे? क्योंकि Z बराबर क्या होता है? V/I होता है कि नहीं? जब Z बराबर V/I0 होता है तो आपका I का मान तो कम होगा, तभी ना Z का मान ज़्यादा जाएगा। तो इसका मतलब प्रतिबाधा जितनी ज़्यादा दी जाएगी, ये क्या होगा? उतना ही कम होगा। जब ये ज़्यादा करने के लिए आपको प्रेरक तो ज़्यादा करना है, और प्रेरक तो ज़्यादा करने के लिए आपको फेरों की संख्या क्या होनी? बढ़ानी पड़ेगी ना। जब आप फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो प्रेरक तो ज़्यादा होगा, जब प्रेरक तो ज़्यादा होगा तो Z का मान ज़्यादा होगा, और जब Z का मान ज़्यादा रहेगा तो आपका I का मान तो कम होगा कि नहीं होगा? होगा, एकदम परफेक्टली बात है। ठीक है, I का मान कम होगा। दैट्स ऑल। एनी प्रॉब्लम? नो। और यदि बात की जाए कि धारा के मान को तो हम यूज कर लिए भैया, ठीक है, जो कुंडली के यूज कर लिए, तो इसके जगह पे यदि हम धारा नियंत्रक रख दें तो क्या हम धारा के मान को नहीं कम कर सकते? एब्सोल्युटली बात है कि आप उसको कम कर सकते हैं। धारा नियंत्रक का यूज करके आप धारा के मान को कम कर सकते हैं। ठीक है, धारा नियंत्रक का मतलब क्या? धारा को नियंत्रित करना। दैट्स ऑल। ठीक। और यदि बात की जाए कि P बराबर के पास क्या होता है, अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। रचना तो मैंने डलवा दिया, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, मैंने जो बोला आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, आप उसको नोट्स में लिखिए अच्छे से। आपको डायग्राम अभी तक दिख रहा होगा, आप उस डायग्राम को देखिए, समझिए, क्योंकि ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम क्या करते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला होता है P बराबर VRMS IRMS cos फाई, ये होता है आपके पास। और cos फाई बराबर में क्या होता है? cos फाई बराबर क्या होता है? R/Z। ओके, और Z बराबर क्या होता है? ये। ठीक, तो R रखेंगे वही, अपॉन में Z की वैल्यू क्या है? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। ओके, ये आपके पास आया cos फाई बराबर, ठीक है, चौक कुंडली में शक्ति गुणांक। देन अब क्या, चौक कुंडली में जो प्रतिरोध लगभग देखा जाए ना, वहाँ पे शून्य होता है, और प्रेरक तो क्या होता है? बहुत ऊंचा होता है। और जब प्रेरक तो बहुत ऊंचा होता है, लगभग जब R शून्य होगा, मतलब R की वैल्यू जब मैं 0 रखूँगा तो, और R की वैल्यू यदि 0 रहेगी, ठीक, और यहाँ पे भी R की वैल्यू 0 रहेगी, ओमेगा L आप चाहे जितना ज़्यादा कर लीजिए, जब ऊपर 0 आ गया तो cos फाई का मान भी क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं? मतलब जब प्रतिरोध आपका हमेशा लगभग शून्य रहता है
तो शक्ति गुणांक भी आपके पास क्या रहेगी, शून्य रहेगी। ये मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है, इसको आप नहीं नोट करेंगे, ठीक है, नोट तो आप ये करेंगे। हाँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आप जो बोला हूँ वो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है। और प्रेरक तो क्या रहता है, हमेशा ऊंचा रहता है, हाई रहता है, देन प्रतिबाधा आपकी ज्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन शक्ति गुणांक इसमें क्या होता है, शून्य होता है। तो आप बताएंगे क्या चौक कुंडली में शक्ति गुणांक कितना होता है, तो कहेंगे शून्य होता है। प्रतिरोध क्या होता है, वो भी शून्य होता है, लगभग शून्य होता है, मतलब शून्य होता है, ठीक है। और वहाँ देखेंगे पी मतलब वह क्या शक्ति ऊर्जा वह देखेंगे, वहाँ भी cos फाई की वैल्यू जब जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, वह ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जैसा कि अभी मैंने बताया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिबाधा तो ज़्यादा रहेगी, प्रेरक तो हमेशा क्या रहता है, इसमें हाई रहता है। ये चीज़ें बहुविकल्पी में पूछी जाती हैं। दैट्स ऑल, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। और जितना मैंने बोला है वो सब स्क्रीन पे दिखेगा, ओके। अगला वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, अनुनाद परिपथ, उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के परिपथों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और इसके आगे ट्रांसफार्मर की वीडियो बनाई जाएगी, ट्रांसफार्मर को वेरी विस्तार से बताया जाएगा उसको, और प्रत्यावर्ती धारा जनित भी आपको बताई जाएगी, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम।